हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट से लगे हुए हैं? तो कितने लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं 9 राज्य। जो भारत के 9 राज्य हैं वो तट से लगे हुए हैं। ये तट क्या होता है? तट उस भूमि को कहते हैं, उस सीमा को कहते हैं जहाँ से जो भूमि का जो भाग पानी से टच होता है उसे हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं भारत में जो कि तट से लगे हुए हैं, यानी कि पानी से लगे हुए हैं? तो कितने हैं? वो हैं 9 राज्य। इन 9 राज्य में कौन कौन से हैं? एक है आपका गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य तो ऐसे हैं जो भारत के पश्चिमी तट को छूते हैं। 5 राज्य पश्चिमी तट को छूते हैं। बचे हुए 4 जो राज्य हैं वो कौन से तट से लगते हैं? वो लगते हैं भारत के पूर्वी तट से। और वो कौन कौन से हैं? उनमें आता है एक तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? तट से लगती है। ये 9 राज्य भी आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार राज्य पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसके तटीय सीमा नहीं लगती है, यानी कि वो तट से नहीं लगता है, या पूछेगा कौन सा राज्य इसमें तट से लगता है। तो 9 आपको याद रखने हैं जिसमें से 5 लगते हैं पश्चिमी तट से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। 4 लगते हैं पूर्वी तट से जो कि है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। टोटल राज्य कितने हो गए? टोटल हो गए 9 राज्य। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये है गुजरात की। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। कितनी है? 1215 किलोमीटर की है। इसके हम बात करें तो दूसरे नंबर पे जो सबसे लंबी तटरेखा है वो किसकी है? ये है आंध्र प्रदेश की। और जो सबसे छोटी तटरेखा लगती है वो लगती है गोवा की। तो ये भी याद रखना है कि भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की है 1215 किलोमीटर की। सबसे छोटी गोवा की है। विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में जो सबसे लंबी तट सीमा लगती है वो लगती है कनाडा की। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केरल के तट को क्या कहते हैं? जो केरल का तट है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को हम कहते हैं मालाबार तट। देखो जैसे भारत हमारा कुछ इस तरीका से है नीचे से, तो ये होता है हमारा पश्चिमी तट और इसे हम कहते हैं पूर्वी तट। ये हमारा लगता है बंगाल की खाड़ी से और ये लगता है हमारा अरब सागर से। तो यहाँ भी मैंने बताए थे पश्चिमी तट पर कितने राज्य लगते हैं तट से? ये लगते हैं आपके 5। सबसे पहले आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो गोवा से लेकर यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। अगर आपसे पूछा जाए क्या बोलते हैं? कोंकण तट इसे बोला जाता है। यही हम गोवा से लेकर केरल तक की हम बात करें इस वाले तट की, तो इस वाले तट को हम कहते हैं मालाबार तट। कई बार पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी तट को क्या बोला जाता है? कई बार तुम ओवरऑल पूरे को मालाबार तट बोल देते हैं, लेकिन इसे भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर इसका उत्तरी भाग पूछा जाए ये वाला तो इसे कोंकण तट कहते हैं, बीच वाले को कन्नड़ तट कहा जाता है और नीचे इसका जो दक्षिणी भाग आ जाता है यहाँ पर दक्षिण वाला इसे कहते हैं मालाबार तट, जो कि कर्नाटक से केरल के बीच में है। यही अगर हम बात करें पूर्वी तट की, इस वाले तट की पूर्वी तट की बात करें तो इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। इसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। इस पर कितने राज्य हैं? इस पर है 4। यहाँ पर आ जाता है पश्चिम बंगाल, फिर आ जाता है उड़ीसा, यहाँ है आंध्र प्रदेश और यहाँ आ जाता है आपका क्या? तमिलनाडु। यहाँ पर क्या आ जाता है? तमिलनाडु।
इसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। इसके पूरे को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। अगर और डीप में आपसे पूछेगा तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं तो इस वाले भाग को, इसको कहते हैं जो पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक है, इसे कहते हैं हम उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। यहाँ उड़ीसा से लेकर यहाँ पर है आंध्र प्रदेश और यहाँ है तमिलनाडु। तो इस वाले को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि जो हमारा लौटता मानसून है, कि लौटता जो मानसून होता है वो कौन से तट पर वर्षा करता है। तो अगर आपसे तट पूछा जाए तो कौन से तट पर करता है? वो करता है कोरोमंडल तट पर। अगर यहीं पर आपसे राज्य पूछ लिया जाए कि जो लौटता मानसून है वो किस राज्य में वर्षा होती है, लौटते मानसून से किस में होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये दो ही राज्य हैं जो कोरोमंडल तट में आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर वर्षा होती है लौटते मानसून से वो होती है तमिलनाडु में। अगर ऑप्शंस में तमिलनाडु नहीं होता है तो आंसर होता है आंध्र प्रदेश। अगर दोनों को दे दिया जाता है, पूछा जाता है ए बी दोनों, तो राइट आंसर होगा ए बी दोनों, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में ही कोरोमंडल लौटते मानसून से क्या होती है? वर्षा होती है। वहीं पर तट पूछेगा तो आंसर होगा कोरोमंडल तट। अगर पूछेगा कि लौटते मानसून से कौन से तट पर वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। अगर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु में होती है लौटते मानसून से वर्षा, क्योंकि ये क्वेश्चन लौटते हुए मानसून का बहुत बार रिपीट हुआ है, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चंस है, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। तो केरल के तट को क्या बोलते हैं? केरल के तट को बोला जाता है मालाबार तट। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? अभी बताया था कोरोमंडल तट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? जो भारत का दक्षिण का छोर है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर है? ये है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। अगर उत्तरी छोर पूछा जाए, भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? तो वो है इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। अगर भारत का यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कैप कॉमोरिन, जो कि कहाँ पर है? ये है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जो भारत में उपमहाद्वीप है वो पहले मूलतः किसका अंग था? तो ये था गोंडवाना लैंड का। जब प्लेटें आपस में टकराई थी तो जो भी पूरी भूमि थी वो दो भागों में टूट चुकी थी। एक था गोंडवाना लैंड, दूसरा था अंगारा लैंड। जो भारत था वो कौन सा किसका भाग था? ये था गोंडवाना लैंड का। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक जलसंधि से जुड़े हुए हैं? तो कौन से वो देश हैं जो पाक जलसंधि से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका पाक जलसंधि से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये कहाँ है? ये है अरब सागर में। अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो कौन सी है? कावरती। कावरती लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। और इसमें हम द्वीपों की बात करें तो कुल कितने द्वीप है इसमें? 36 द्वीप स्थित है। किसमें? लक्षद्वीप में। बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो है नामचा बारवा। नामचा बारवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, जो कि राज्य की बात करें तो असम राज्य में स्थित है। वहीं भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है कंचनजंगा, जिसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 86 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, किसकी? कंचनजंगा की। वहीं जो माउंट एवरेस्ट है ये क्या है? ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये कहाँ है? ये भारत में ना होकर ये कहाँ पर स्थित है? ये है नेपाल में। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में इसे किसके नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसको?
माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में, लेकिन भारत में जो इसका नाम है वो है माउंट एवरेस्ट। क्यों रखा गया? क्योंकि 1955 में भारत सरकार ने एक सर्वे कराया था इसकी चोटी की ऊंचाई को मापने के लिए, और वो किया था सर्वेवेयर जॉर्ज एवरेस्ट ने, तो उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई की हम बात करें, माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। लेकिन वहीं अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है, जो कि कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, हिमालय की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी है? ये है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो कौन सी है? ये है नामचा बारवा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा क्या है? ये है हिमाचल प्रदेश में। जोजिला और नाथुला ये दोनों ही कहाँ है? जोजिला और नाथुला कहाँ पर है? ये है आपके सिक्किम राज्य में, सिक्किम में स्थित है दर्रे। नेक्स्ट है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने ने किए थे? ये किए थे 284 सदस्यों ने। 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? ये थी 15। भारतीय संविधान में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? ये थी 15। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है लोक कल्याण। लोक जो कल्याण शब्द है भारत की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये क्या है? ये तीनों की तीनों भारत की प्रस्तावना में है। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है ये यही है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्योंकि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक होता है, जो सबसे ऊपर है हमारे राष्ट्रपति जी, उनका भी क्या होता है? चुनाव किया जाता है। उनका भी कोई जो शासन है वो वंशानुगत नहीं है। इसलिए भारत क्या है? गणतंत्र राज्य है या गणतंत्र देश है, इसीलिए इसे गणतंत्र बोला जाता है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी, ये उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। उसके बाद 1920 में महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद 1937 में M.N. रॉय ने इस मांग को उठाया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक औपचारिक रूप प्रदान किया था 1937 में फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो ये मिली थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम बार मिली थी। यहीं पर इसी अधिवेशन में यानी कि इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। यहीं पर हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। नेक्स्ट है संविधान सभा में जो सभी निर्णय हैं वो किस आधार पर लिए गए थे? तो ये लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। जितने भी संविधान सभा में जो निर्णय हुए थे, डिसीजन लिए गए थे, वो सबकी सहमति थी, तभी वो जाकर वो डिसीजन लिए गए थे। नेक्स्ट है संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? अभी तक जो संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें
एक बार संशोधन हुआ है 1976 में। उस संशोधन के तहत इसमें धर्मनिरपेक्ष पंथ धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 1976 में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।